let's start with the next dimension, which is the last dimension in the chapter, and that is legal dimension. जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि लीगल डायमेंशन हमारे पास कुछ लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं लीगल एंट्रेंस टेस्ट की, तो वो बताए इसके बारे में, इस डायमेंशन के बारे में. बट मुझे लग रहा है कि अभी कुछ बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है आज, तो ओके, then in that case let me explain what is legal environment. So when we say legal environment, basically we are talking about the legal framework that has been passed by the government, by the authority, or by any governing body, which is giving the rules and regulations that a business is supposed to follow, right? So any set of rules that has been framed, any set of laws that has been framed, which is supposed to be followed by the organization, and it is existing in the environment that this has been made, and it is supposed to be followed by all the business organizations. This is the legal environment, right? So legal environment will include the various legislative laws that has been passed. तो आप ये देखिए कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जो भी आपके एक्ट्स बनते हैं, वो सब चीजें आपकी कवर की जाती हैं आपकी लीगल एनवायरनमेंट के फ्रेमवर्क में. ओके ओके एवरीबॉडी, so do not worry about the recording is on, so I'll be able to post it on YouTube. Next is, हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं इसको. Okay, so let's read. Before making policies, management must know the rules, regulations and framework within which it has to operate. Okay, हम हर एक कंपनी या हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी इकोनॉमी में, किसी ना किसी कंट्री में ऑपरेट करती है. तो जिस भी कंट्री में वो ऑपरेट करेगी, उसके अपने कुछ लॉज होते हैं, विच वी कॉल एज लॉज ऑफ लैंड, राइट? तो जो भी लॉज आपकी कंट्री में फॉलो हो रहे हैं, वो कैसे बने? वो बनाए गए थ्रू अ लिटिगेशन में भी, और मे बी बाय पासिंग अ बिल जिसके ऊपर पार्लियामेंट में आपके डिबेट हुआ और फाइनली उसे एक्ट बनाया गया, राइट? तो ये सारे जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, सॉरी, ये सारे जो पॉलिटिकल आपके जो डिबेट्स होते हैं, जो पार्लियामेंट में होते हैं, जो किसी रूल को पास करने के लिए किए जाते हैं, फाइनली जब उसको लॉ एक लीगल एक्सेप्टेंस देता है तो वो बनता है एक्ट, राइट? The moment it is an act, it is getting that legal status that it has to be followed. So the legal environment include the various legislations passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, court judgments, as well as the decisions rendered by various commissions and agencies at every level of government, मतलब central, state या local, किसी लेवल पे भी जो भी डिसीजंस लिए गए होंगे जिसको लॉ में एक लीगल स्टेटस मिल चुका है, वो सब हमारी ऐसी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो कि हमको फॉलो करनी जरूरी होती है, और जिसे फॉलो किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उस लॉ को अगेंस्ट जाकर या उसे इग्नोर करके आप अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, राइट? So this is what it is trying to convey. Now there is a note which is written here, and I have written it purposefully because अक्सर बच्चों को political और legal में बहुत confusion होता है. So let's understand the difference between the two. So political versus legal, when any issue is subject to debate in the parliament, it is political. मतलब अभी हम सिर्फ इशू को लेकर आए हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसे एक्ट बनाया जाए, राइट? तो वो जो भी ड्राफ्ट आप लेकर पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं या जिसके लिए कैंपेन्स चल रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है एक पॉलिटिकल मूव, यानी कि वो अफेक्ट करता है आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को. मगर जब हम बात करते हैं एक ऐसे सिनेरियो की जहां पर आपको उसी एक्ट को, सॉरी, उसी बिल को या उसी ड्राफ्ट को जब एक लीगल एक्सेप्टेंस मिल जाती है और वो एक एक्ट बन जाता है, तब उसे लीगल एनवायरनमेंट में काउंट किया जाता है, राइट? So it is political. Such issues are raised in a form of bill or draft. It becomes part of legal environment after it gets president's approval. तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा ड्राफ्ट या बिल, उस वक्त
वो एक लॉ का फॉर्म ले लेगा, तो वो लीगल एनवायरनमेंट में काउंट होगा। तो आप पॉलिटिकल और लीगल का बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम इसे देखेंगे बहुत जरूरी होता है कि हम देखें कि क्या डिसीजन उसके ऊपर लीगली लिया जा चुका है, क्या उस पर कोई जजमेंट आ चुका है। अगर हाँ, तो फिर वो लीगल एनवायरनमेंट है, और अगर वो ऐसा नहीं कह रहा तो वो अभी भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से ही रिलेट कर रहा है। ओके ओके, नाउ आई हैव रिसीव्ड अ क्वेश्चन, लेट मी सी द क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया वो भी लीगल में आएंगे क्या? नहीं बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन जो रूल बनाती है वो लीगल में नहीं आता। उसका रीजन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो रूल बना रही है वो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बना रही है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि ओके, आपके स्कूल का रूल है दैट एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू कम इन द स्कूल यूनिफॉर्म टू अटेंड द क्लासेस। तो अब आप स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल आते हैं, ये स्कूल का बनाया हुआ एक रूल है, पर ये लीगल गाइडलाइंस नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा रूल नहीं है जो लीगल कोई फ्रेमवर्क रखता हो, राइट? तो इसको हम लॉ नहीं कहेंगे, ये एक पॉलिसी है, एक रूल है जो जो स्कूल का बनाया हुआ है, और स्कूल उसको फॉलो कर पाता है थ्रू द स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन और आया है कि एक एग्जाम्पल से समझे इसे। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, तो आपने देखा होगा कि ओके, बहुत एक बेसिक एग्जांपल लूंगी जिससे आपको ये बेहतर समझ में आएगा कि आपने अगर कभी भी पान, सिगरेट या टोबैको वगैरह की शॉप्स देखी है या लिकर की शॉप्स देखी हैं, तो उस पे लिखा होता है बाहर में एक बोर्ड पे कि 18 इयर्स की कम एज वाले किसी भी पर्सन को इसको सेल नहीं किया जाएगा, राइट? और सिमिलरली आपका ये जो एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होती है सिगरेट्स के पीछे कि वो आपको इट कॉजेस कैंसर, या आप देखते हैं कि आपको टोबैको के पीछे ऐसा लिखा होता है इट कॉजेस कैंसर, इंजूरियस टू हेल्थ, राइट? ये सब क्या है? ये सब स्टैट्यूटरी वार्निंग्स हैं, जो कि ये कंपल्शन है आपकी टोबैको बनाने वाली कंपनीज के ऊपर, आपकी वाइन बनाने वाली कंपनीज के ऊपर, कि वो उसके ऊपर ये स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखकर दें, राइट, इस प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये उनकी हेल्थ के लिए एक हैजार्डस इफेक्ट क्रिएट करेगा। मगर फिर भी लोग उसे यूज कर रहे हैं, तो वो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, एक और क्वेश्चन आया है कि कौन उम्र पूछ कर बेचता है? ओके, उम्र पूछ के कोई नहीं बेचता, मगर आपसे उम्र पूछी जा सकती है कभी भी। वो नहीं बेच रहे हैं बिकॉज दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आई से अनएथिकल प्रैक्टिसेस if they are not asking for the age and they are selling it to anyone to in any way, they're just trying to make money out of it. But the way it should be conducted, the way it should be sold is to check the ID of the person who has come to purchase that product. If it is if he or she is appearing to be a age lesser than 18 years, और उसकी आईडी चेक करके ही उसको वो प्रोडक्ट सेल किया जाना चाहिए। यही हमारी लीगल गाइडलाइंस है। अब ये हो रहा है या नहीं, ऐसे तो बहुत कुछ है जो लॉ डिफाइन करता है, पर सब कुछ अगर लॉ फॉलो ही किया जा रहा होता तो इस कंट्री में अभी आप देख रहे हैं या किसी भी कंट्री में इलीगल प्रैक्टिसेस होती ही नहीं, राइट? तो इलीगल भी तो काम हो रहे हैं ना। इसी के लिए हमें ही सिर्फ ये पढ़ना है कि क्या लॉ ने डिफाइन किया है, उसको तोड़ा कैसे जाएगा हम वो नहीं पढ़ेंगे। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं इसे, इसके इसके फोर्सेस को और इसके एग्जांपल्स को। Okay, everybody. So let's move on to the components of legal environment. So first component is various laws and legislative acts, right? यानी कि जो भी आपके legislation में acts बनाए गए हैं या laws अभी तक पास हो चुके हैं या हुए हैं या होंगे, वो सब legal status के अंदर आते हैं, legal environment के अंदर आते हैं. The next is policy related to licensing and approval, यानी कि जो government ने policies बनाई under the new economic policies बनाई regarding the licensing और de-licensing, right? तो ये सब चीजें या जो भी नई पॉलिसीज आ रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू वो रेगुलराइज करते हैं या डी रेगुलराइज करते हैं किसी भी एक सेक्टर को या पूरी इंडस्ट्री को या किसी एक सेगमेंट को, तो ये सब चीजें एक लीगल स्टेटस होल्ड करती हैं। तो जो हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या जो भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं अभी 12th के अंदर आईईडी में, वो ज्यादातर से जो आप पढ़ रहे हैं वो सब लॉज हैं जो बनाए गए थे। गवर्नमेंट का जो मूव था, जो मूवमेंट था, जो गवर्नमेंट ने पास किया ड्राफ्ट को, वो लीगल शेप ले चुके हैं, राइट? एंड दे और इसी वजह से उन पे काम किया जा रहा है। ओके,
आपको पता होना चाहिए कि जब तक गवर्नमेंट जो भी अपना प्लान करती है, जैसे जीएसटी, आपको याद होगा, कहा जाता है कि जीएसटी बहुत लंबे समय से डिबेट में था, प्रोबेबली शायद जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी हुआ करती थी तब से। तो वो जो आपका जो डिबेट चल रहा था जीएसटी के ऊपर, और फाइनली जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई रूल में, तो उसको फाइनली ड्राफ्ट करके उसका बिल बना करके उसको लाया गया पार्लियामेंट में, उस पर डिबेट हुआ और उसको एज एन एक्ट, जीएसटी एक्ट बना करके इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तभी वो थ्रू आउट द कंट्री फॉलो होता है, राइट? बिफोर दैट व्हेन इट इज ओनली इन डिबेट, वो फॉलो नहीं हो रहा, वो मतलब हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। अब जब वो इसको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है उस ड्राफ्ट को, तो अब वो हो गया हमारा एक्ट, और इसीलिए वो हो गया हमारा लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ते हैं। उसके आगे लिखा है पॉलिसीज रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड। ये तो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, जिसको कि आपका लीगल जो स्टेट जो लीगल आपका सिस्टम होता है वो एक्सेप्टेंस देता है। देन नेक्स्ट इज एसेंशियल वार्निंग टू कैरी ऑन द प्रोडक्ट। नाउ एसेंशियल वार्निंग, जैसे मैंने आपको बताया अभी सिगरेट, लिकर, इन सब के बारे में। द लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट। लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट मतलब आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखेंगे देयर आपने कभी नोटिस किया है कि सिगरेट और लिकर का कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता टीवी पे, राइट? और वो टीवी पे इसीलिए एडवर्टाइज नहीं किए जाते हैं बिकॉज वो लोगों के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाए जा रहे, राइट? और आप जब भी देखेंगे कि जब भी किसी मीडिया पार्टनर के फॉर्म में अगर ऐसी कभी किसी कंपनी का नाम आता है, या जब हम किसी कोई मूवी शुरू होती है, तो आप देखेंगे अक्सर कि ऐसे कुछ एड्स चलाए जाते हैं कि धूम्रपान आपके सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी फैमिली को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है थ्रू एक्टिव स्मोकिंग, थ्रू पैसिव स्मोकिंग। तो ये सब जो आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होता है टू सेफगार्ड द पीपल who are using it or who are not using it but still getting suffered because of it, right? तो ये सारा बहुत जरूरी होता है कि आप जो सरकार होती है वो चेक रखती है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। और अगर आप एडवर्टाइज करेंगे, what kind of statutory declaration or warning is supposed to be given? Okay, next हम अब चलते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स में हम नीचे से शुरू करते हैं। कंपल्शन टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग इन केस ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, हमने समझ लिया इस बात को। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ये भी मैंने अभी बताया आपको। द नेक्स्ट इज removal of control from the foreign exchange and liberalization in investment, encouraging the FDI and NRIs to invest in Indian capital market. जब मैंने आपको बताया था कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं अभी, वो जब आया तो उसके आने का पर्पस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने का पर्पस ही क्या था? टू take care of the three basic elements, which is your L is liberalization, P is privatization, and G for globalization, LPG, right? और उसके ऊपर बेसिकली बात की गई डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलराइजिंग, ओपनिंग अप ऑफ द मार्केट, कैपिटल मार्केट, this investment market, so that people can come up and invest and the economy can take the benefit of the same. तो ये जो इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए जो सारे न्यू सिस्टम्स बनाए गए, वो आपके कवर किए जाएंगे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि ये सब एज अ लॉ दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज deregulation of capital market, that is making it easy for business to collect capital from the primary market. Okay, सो आपको अगर याद हो कि कैपिटल मार्केट यानी कि जिस मार्केट से हम अपने इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करते हैं, राइट? तो इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना मतलब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म मार्केट की, जहां पे हम लंबे समय तक के लिए पैसा रेज करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहली बार पब्लिक से पैसा रेज करती है आकर, मतलब फ्रॉम द जनरल पब्लिक। और कैपिटल सेकेंडरी मार्केट मतलब हम बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की। तो यहाँ जो पहला आपका जो तरीके थे बिजनेस को पैसे रेज करने के लिए, या जो पहले जो रेगुलेशंस थे, उनको अभी बहुत कम कर दिया गया है, just as to ensure कि there are more number of people who are entering into and who are actually investing into those companies which are in requirement of funds, right? तो ये जो कैपिटल मार्केट में हुआ, इसे कहा जाता है डी रेगुलेशन, और इसको भी
लीगल एनवायरमेंट में ही कवर किया जाता है. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशल and technological. हमारा pestle analysis पूरा हो चुका है. Anybody having any doubt in any of the environment dimensions, please ask it now. If anybody, if you have any doubt, please ask your question, write it in the chat box. मैम आप आज आपने किसी को भी म्यूट नहीं करा. बस नहीं करा यही सोचकर कि बच्चे अपने आप ही म्यूट रहेंगे. अच्छा किया ना मैंने यकीन करके. आई होप मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने क्यों ऐसा नहीं किया, म्यूट नहीं किया. मुझे म्यूट कर देना चाहिए था. काम बच्चा काम. Okay, I hope I can trust you people now. Chali. Anybody, any doubt? If you have any doubt and you want to write in the chat box, please write it in the chat box. If you want to unmute yourself and speak it out for everybody, आप unmute कीजिए और पूछ लीजिए, right? And similarly, I give this opportunity to your class members, classmates, that they can also unmute and answer you, but only one at a time, not more than that, right? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं. और अभी मेरे पास एक रिक्वेस्ट. डिमोनेटाइजेशन तो टॉपिक शायद बुक में है ही नहीं. डिमोनेटाइजेशन टॉपिक बुक में हो या नहीं हो, मगर डिमोनेटाइजेशन हमको करना है. उसका रीजन क्या है कि डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एज एन अमेंडमेंट आ चुका है. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तभी से, मगर क्या करें, एनसीईआरटी को बार बार छापा नहीं जाता ना, इसीलिए उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं. मगर ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और इसीलिए हमें इसे फिनिश करना है. ठीक है. वैसे मुझे लगता है मैम पेज 86 पर है मैम. हाँ जी मैम पेज 86 पर है मैम डिमोनेटाइजेशन का. अच्छा है. अंशुल को. ओके ओके. मुझे अभी अभी किसी ने लिख के भी दिया है अभी बच्चे ने कि इट इज गिवन इन द बुक. आई थिंक अंशुल यू नीड टू चेक योर डेटा प्रॉपर्ली. बच्चे आपके डेटा में थोड़ा गड़बड़ रहता है. ठीक है. अभी मैं काम करती हूँ, इसे जरा अनम्यूट करते हैं हम, सॉरी म्यूट कर देते हैं क्लास को. थोड़ा सा रुक जाइए. ओके एवरीवन, थैंक यू. अच्छा लगा आप लोगों को म्यूट ना करके. अच्छा लग रहा है म्यूट करके और ज्यादा. ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव. और मैं आपको, देखिए मैंने आपको यही बताया कि डिमोनेटाइजेशन हमको पढ़ना है. और मैं आपको ये बता रही थी इससे पहले कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है फॉर डिस्कशन ऑफ वन केस स्टडी. तो एक काम करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है उसे फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना जो एक केस स्टडी है, एक या दो केस स्टडी, वॉट एवर द टाइम विल परमिट, हम उसे डिस्कस करेंगे. ओके जो हमारा 10 मिनट का टाइमर होता है वो ऑलरेडी ऑन हो चुका है. तो लेट्स डिस्कस डिमोनेटाइजेशन जितना भी हम कर सकते हैं, एंड देन वील कंप्लीट दिस एंड डिस्कस वन केस स्टडी आल्सो. ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन अगर आपको याद हो तो 8 नवंबर 2016 में जो आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये आपका डिक्लेरेशन दिया था कि अभी आज रात 12 बजे से आपका जो ये 500 और 1000 रुपए का की जो करेंसी नोट्स है, उनको लीगल, उनका जो लीगल वैल्यू है, उनको जो लीगल करेंसी मानी जाती है, लीगल टेंडर वैल्यू है, वो नलिफाई हो जाएगा. मतलब वो अब मान्य नहीं रहेंगे. तो क्या किया गया कि जो भी करेंसी नोट्स अभी एग्जिस्टिंग थे, उनके लिए समय दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी सर्कुलेशन में अभी फंड्स हैं उनको आप बैंक में डिपॉजिट कीजिए और बैंक से उसके अगेंस्ट आपको न्यू नोट्स इशू किए जाएंगे, राइट, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं और जो अब अवेलेबल होंगे और जिसकी करेंसी वैल्यू को लीगल माना जाएगा. तो ये जो करेंसी को मार्केट से हटाने का तरीका था, जो उसकी लीगल जो टेंडर वैल्यू थी उसको रिमूव करने का तरीका था, उसको कहा जाता है डिमोनेटाइजेशन. और इसको करने का होल एंड सोल पर्पस था ब्लैक मनी को, जो हमारी ब्लैक मनी जो पैरेलल इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, वो उसको कर्ब करना. देन हमारी जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर जो हमारा हम बात करते हैं टेरर फंडिंग होती है, उसको रिड्यूस करना, राइट. बिकॉज अक्सर जब आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से लार्ज अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो कि हम ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रांसफर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ आवर parallel in the situation of our parallel economy,
वो आप देखेंगे कि हमेशा 500 और 1000 के नोटों में ही होता था, राइट? 500, 1000, 2000, मतलब ऐसे नोट्स में। तो 2000 का नोट निकालने का पर्पस ये था कि उसकी करेंसी वैल्यू और बढ़ा दी गई, मगर उसकी एग्जिस्टेंस जो थी वो बहुत लेट हुई, मतलब वो बहुत लेट मार्केट में लॉन्च किया गया। मीनवाइल कोशिश यही की गई थी कि जो भी आपके मार्केट में जो 1000 और 500 के नोट्स है उनको हटा दिया जाए, जिससे कि आपका जो ब्लैक मनी है, जो लेवल है अभी, वो कम हो जाए, राइट? सो डीमोनेटाइजेशन अभी रीड करते हैं. इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉज द अप्रूवल ऑफ लीगल टेंडर granted to existing currency notes of certain denominated value from the circulation. इस केस में हमारे पास क्या था? हमारे पास था 500 और 1000 का नोट, जिसको कि विड्रॉ किया गवर्नमेंट ने, राइट? उसके बाद 20 रुपए का नोट भी विड्रॉ कर लिया, 10 रुपए का नोट भी विड्रॉ कर लिया, बट वो तो बहुत छोटे करेंसी वैल्यूज थे. बट मेजर जो विड्रॉल था जिससे शुरुआत की गई थी वो था 500 और 1000 रुपीस की वैल्यू के नोट्स को हटाया गया था. अब अगर हम देखें तो इतना बड़ा डिसीजन इतना आसान नहीं होता, बिकॉज गवर्नमेंट अगर मनी ये विड्रॉ कर रही है, इसका लीगल टेंडर हटा रही है, तो आप ये देखिए कि जो ये अपना करेंसी जो ये प्रिंट होता है वो कहाँ होता है, कौन करता है करेंसी प्रिंट? आरबीआई करती है, राइट? तो ये करेंसी की प्रिंटिंग, उसकी कॉस्ट, ये बहुत बड़ी कॉस्ट थी जो कि गवर्नमेंट को इनकर करनी पड़ी इन दिस प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स एंड देन सप्लाइंग द सेम इन द मार्केट. मतलब मार्केट से पैसा निकालना और फिर न्यू इन्फ्यूज करना करेंसी नोट्स अपने आप में ही एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक लंबा प्रोसेस था, राइट? सो आप यहाँ पे देखेंगे अगले पैराग्राफ में लिखा है, the central bank, which is RBI in our case, strips, that is demonetizes the current existing currency notes of certain denominated value from the circulation. After demonetization, the currency cannot be used as a money and ceases to perform the function of a medium of exchange, storage or any other function of money. मतलब पैसे से रिलेटेड आप जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्सचेंज के लिए करते हो या आप अपने रखने के लिए करते हो या कोई भी और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का पेमेंट वगैरह करने के लिए रखते हो या रिसीव करने के लिए रखते हो, every such transaction would get affected because of the withdrawal of the legal value of the currency which is getting demonetized, and which was 500 and 1000 note in case of Indian currency. And this demonetization, it took place in 2016 on November 8th. Okay, just received a doubt. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आरुषि अभी आपने बच्चे. अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, मैं आपको अभी नहीं दूंगी, आगे पढ़ते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा. Okay, so the next slides talk about the features of demonetization. The first feature of demonetization is a monetary process. So demonetization is considered as a monetary process. Why? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके गवर्नमेंट ने जो ये मूव लिया डिमोनेटाइज करने का, यानी कि लीगल टेंडर हटाने का किसी करेंसी को, ये मूव उसने लिया इन एसोसिएशन और इन कोलैबोरेशन विद द आरबीआई व्हिच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. और उसके साथ साथ जो आपने विड्रॉ किया है करेंसी नोट्स को, उसी के साथ साथ उसकी प्रिंटिंग, द न्यू करेंसी नोट स्टार्टेड टू गेट प्रिंटेड so that we can inflow the same value currency notes in the market again, right? So it took a lot of time for the economy to remove those old currency notes which were engaged in all the places at the same point of a time, and to remove them and to bring in the new currency notes in the market. So इसको पढ़ते हैं first point को. Demonetization is a process of withdrawing the currency from circulation. The government implements this process through the central bank, and it takes days to weeks time depending upon the size of currency demonetized. और आपको याद होना चाहिए कि 500,000 का नोट कुछ ऐसा होता है कि हर किसी के पास वो नोट रहता है, और वो नोट इतना ज्यादा यूज होता था ट्रांजैक्शन में कि उसको सडनली डीमोनेटाइज किया गया, तो समझ लीजिए इकोनॉमी से जैसे पैसे ही गायब हो गए. और ये ही एक बहुत बड़ा रीजन बना कि प्लास्टिक मनी ने अपनी स्पेस बनाई, मतलब अपने आप को सेटल किया उस जगह पर जहां पर कि आपका हार्ड करेंसी यूज हो रही थी, राइट? मतलब अब उस जगह को रिप्लेस किया गया और उसको इंट्रोड्यूस किया गया प्लास्टिक मनी को, प्लास्टिक कैश को, राइट? जिसमें हम ई वॉलेट्स को या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, उस फॉर्मेट में हमने कैश को यूज करना शुरू किया. ओके, इसके आगे है
days to weeks time depending upon the size of currency demonetize and the size of its country and population. और इंडिया में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस प्रोसेस को एक्चुअली पूरे इफेक्ट में आने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगा. ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट. लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको याद होगा सभी को, कि कहा गया था कि ये सही डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि एक्चुअली कितना ब्लैक मनी आप कर्व कर पाए या टेरर फंडिंग को आप कितना स्टॉप कर पाए. सो व्हाट इज द डेटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इसके बारे में लोगों को बहुत सस्पिशन था, इसकी वजह से ही ये माना गया कि इसको समझने में काफी समय लगा कि इसके एक्चुअली बेनिफिट ज्यादा है या इस मूव के डिसएडवांटेजेस ज्यादा रहे, राइट. So any kind of policy that has been made by the government and which is coming into effect as a legal process, as a legal framework, it takes a lot of time to analyze the effect which may be positive or negative that it may have on any country. क्योंकि अगर आपको ये भी याद होगा तो जब ये डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ था तब जीडीपी डिक्रीज हुई थी, यानी कि जो आपका इकोनॉमी का ग्रोथ रेट था वो उसमें डिक्लाइन आया था. तो इट वाज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, राइट. सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पढ़ते हैं अभी. अ कंट्री मे टेक लॉन्ग टाइम टू ओवरकम फ्रॉम द शैडो ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस डिसीजन. The real benefits or the disadvantage of this policy can only be assessed over a longer period of time. Next point is frequency to use. So frequency to use says that a policy to demonetize a currency cannot be used very frequently. आप देखेंगे कि अभी ये demonetization हुआ 2016 में, शायद बहुत सालों पहले. I think I need to go back to my data to understand that in which year this similar kind of demonetization took place. शायद काफी सारे सालों पहले, राइट. तो इतनी जल्दी आप demonetization as a policy launch नहीं कर सकते because it takes a lot of effort, it takes a lot of time to process something and then to actually remove that currency from the market and to inflow the new currency in the market with such a huge population in hand. तो इसीलिए आप जो करेंसी इतनी फ्रीक्वेंटली डे टू डे प्रोसेस में यूज हो रही है पूरे पॉपुलेशन के साथ, उसके साथ आप कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकते हैं. ओके, so I think with this we have one more doubt in hand. So let's see. Okay, so we have got that ma'am in 1970 में आपका ये demonetization हुआ था. Okay, तो in 40s or 50s of 10,000. Okay, I'll check the data again कि कब हुआ